नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी जितने भी लोग हैं इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को लेकर के बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को अब देश के अंदर से यहां पर डिपोर्ट करने का आदेश दे दिया गया है। सरकार का होल्डिंग सेंटर बनाने का भी आदेश है। ये बड़ी अपडेट है, जहां पर बंगाल में आप देखिए अवैध तरीके से जो विदेशी नागरिक रह रहे हैं, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावों से पहले एक बड़ा वादा किया गया था जनता से कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनेगी, उसके बाद तुरंत प्रभाव से ही आप देखिए बांग्लादेशियों को वहां से खदेड़कर बाहर निकालने का काम किया जाएगा। तो अपने वादे पर काम करते हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बड़ा निर्देश जारी कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर काम करेगी सरकार। रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए कार्रवाई तेज कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले होल्डिंग सेंटर बनाने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। और इसी संबंध में पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और जिलाधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इन होल्डिंग सेंटर्स को बनाने के लिए सही जगह की पहचान करने और आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताते चले कि प्रशासन का जो मेन फोकस है वो सीमावर्ती जिले और उनके इलाके पर है, जहां अवैध प्रवासियों के छिपे होने की ज्यादा उम्मीद है। अब डिपोर्ट होने तक सेंटरों में इन घुसपैठियों को रखा जाएगा, क्योंकि आप देखिए अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं इन पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। अलग अलग हिस्सों से ये पकड़े जाएंगे अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ, और सीधा इन्हें जेल में रखने की बजाय होल्डिंग सेंटर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब तक ये पकड़े गए यहाँ पर विदेशी नागरिकों की पहचान की पुष्टि करने और उन्हें कानूनी रूप से उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक उन्हें इन्हीं होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। अब चुनाव प्रचार के दौरान जो वादा किया था उस पर सरकार की तरफ से काम किया गया है, लेकिन फिलहाल CAA यहाँ पर जब नागरिकता को लेकर सवाल उठा था, जिसमें आपने देखा जिस तरह से 21 मई 2026 को भी खबर आई कि अब नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट संसद में 2019 में पास हुआ था, और उद्देश्य था कि पाकिस्तान, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हुए 6 गैर मुस्लिम समुदायों को भारतीय नागरिकता देना है। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय शामिल है। लेकिन केंद्र सरकार की जो सितंबर 2025 की अधिसूचना के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ चुके हैं, वे CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इन समुदायों के लोग वैध पासपोर्ट या फिर दस्तावेज ना होने पर भी भारत में कानूनी रूप से रह सकते हैं। यानी कि CAA की जो नागरिकता की आप देखिए बड़ी बात हुई थी, सीमा सुरक्षा बल पर भी जोर दे दिया गया है, क्योंकि सीमा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। जहां पर आप देखिए फेंसिंग लगाने के लिए किस तरह से अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। BSF को पूरी कमान सौंप दी गई है, और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि तमाम मानकों का ख्याल रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ख्याल रखते हुए ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट अब पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो करेगी, जिसमें एक बड़ा आदेश यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जारी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, आप देखिए जिस तरह से जिले के कलेक्टर को आदेश भेज दिया गया है कि अलग अलग जगहों पर अपने जिले के अंदर जांच पड़ताल शुरू कर दीजिए, चिन्हित कीजिए कि कैसे यहाँ पर इन लोगों को बसाया गया है, और उसके बाद इन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें वापस भेजने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है, और एक प्रक्रिया के तहत इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात आपको ये बताते चले, जिस तरह से आपने देखा कि देश में भारतीय नागरिकों के अलावा बड़ी आबादी बाहरी लोगों की है। अब तक यहाँ पर असल संख्या का खुलासा नहीं हो सका, लेकिन अब 2011 में जो पिछला सेंसस हुआ था उसके बाद कोविड की चलती ताज़ा जनगणना नहीं हो सकी। हालांकि कई सारे रिकॉर्ड्स के आधार पर ये माना जा रहा है कि आबादी यहाँ जो हमारी 1 अरब 40 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। तो सिर्फ भारतीय नागरिकों की संख्या, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी रहते हैं जो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो भारत में रिफ्यूजी काफी तादाद में है। असल संख्या की सीमित जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी आप देखिए जनगणना नहीं हो पाई है, क्योंकि अब तो कवायद सरकार की तरफ से शुरू की गई है। बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजियों की अगर हम बात करें तो 1971 की आखिर में भारत की मदद से पाकिस्तान से जंग छेड़ चुके जो बांग्लादेशी हैं, उन्होंने शरणार्थी बनकर भागकर भारत में वो आने लगी, और बांग्लादेश तो यहाँ आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे यहाँ
भारी आबादी बढ़ने के कारण शरणार्थी संकट पैदा हो गया था। फिर ये माना जा रहा था कि उस दौर में 70 लाख से 1 करोड़ बांग्लादेशियों ने यहाँ शरण ली है, लेकिन इसमें से बहुतों ने कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं की और यही घुल मिल गए। और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वहां पर उस समय देखिए देश में इंदिरा गांधी, उन्होंने रिफ्यूजियों की संख्या कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन खास फायदा नहीं हुआ। अब भी भारत में रहते हुए रिफ्यूजियों में बड़ी संख्या बांग्लादेश से आए हुए लोगों की है। अब राजनीतिक आर्थिक स्थिरता के चलते अब भी वहां से लोग भागकर कई देशों में शरण लेते हैं, जिसमें भारत भी एक है। अब इस तरह से चिन्हित करना, फिर ये पता लगाना कि कितनी यहाँ पर इनकी तादाद हो गई है, क्योंकि 2011 के बाद तो सेंसस हुआ नहीं है, तो 2011 तक का जो सेंसस है जिसमें 70 लाख से 1 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ शरण लोगों ने ली है, तो ये 1 करोड़ तक का आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद आपने देखा था कि राजनाथ सिंह की तरफ से एक बड़ी बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बाहर से आकर लोग यहाँ पर बस गए हैं, कई ऐसे लोग, सबकी बात तो नहीं की जा सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो शरारती तत्वों का काम कर रहे हैं, यहाँ से पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से जानकारियां साझा दूसरे देशों की तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो तमाम तरह के सिक्योरिटी पर भी सवाल उठे थे कि सुरक्षा व्यवस्था को भी किस तरह से यहाँ पर चैलेंज इन लोगों की वजह से बना हुआ है। पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत विश्वनाथ जी। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत राकेश जी आपका भी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं राकेश जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से कानून के दायरे में रहते हुए अगर डिपोर्ट इन लोगों को किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर ये कदम उठाया गया है कि इन लोगों को चिन्हित कीजिए, उसके बाद इन्हें होल्डिंग सेंटर में रखिए और उसके बाद इनके देश इन्हें डिपोर्ट कर दीजिए। लेकिन ये सिर्फ मामला बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, पूरे भारत का मामला है। राकेश जी, पहली बात तो ये है कि ये जो वापस भेजने की बात है, ये पश्चिम बंगाल ने आज चलिए कि उन्होंने कुछ कहा है, उनके एजेंडे में था कि भाई कि जो अप्रवासी जो यहाँ रह रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको वापस भेजना है। लेकिन ये तो पहले से, अगर आप पॉलिसी बनाए ना बनाए, ये कानून पहले से है कि किसी भी देश में, पश्चिम बंगाल छोड़ दीजिए, किसी भी राज्य में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है तो उनको वापस भेजने के लिए ऑलरेडी हमारे देश में कानून है। यहाँ फॉरेन्स एक्ट है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट है, सारी चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, प्रक्रिया राजनीति विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा जटिल काम है कि अगर ये इतना आसान होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, ये बहुत दिनों से चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आपने चिन्हित कर लिया ये इलीगल इमिग्रेंट हैं हमारे देश में और इनको हम भेज देंगे, इतना आसान नहीं है। तो तभी तो पूछा ना कि कानूनी प्रक्रिया भी तो चलेगी ना, किस तरह की कानूनी प्रक्रिया चलेगी वो भी बताइए, वही तो सवाल। पहले तो आपको चिन्हित करेगा, पहले उनको चिन्हित करना पड़ेगा कि ये इलीगल है, ठीक है। उसके बाद ये किस देश के हैं ये चिन्हित करना होता है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो अपने पास कोई कागज नहीं रखते। अगर कोई किसी को आप पकड़ेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं बांग्लादेश का हूँ, पाकिस्तान का हूँ, कुछ नहीं कहेगा। तो पहले फिर ये साबित करना कि ये किस देश का है, ये बांग्लादेशी है, म्यांमार का है, पाकिस्तान का है, ये डिफिकल्टी होती है। फिर इसके लिए हमारे यहाँ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, फॉरेन ट्रिब्यूनल है, उसमें ले जाके उसको डिक्लेयर कराना पड़ता है कि ये, तो मतलब फिर जो बॉर्डर क्रॉस करने वाली पर्ची मिलती है उसे वैध माना जाएगा, कुछ ऐसा? नहीं, बॉर्डर क्रॉस करने वाली पर्ची कौन है? वो तो झांसा दे के बॉर्डर से क्रॉस करते हैं कई लोग, कितने उनके पास कोई पर्ची नहीं पाई जाती है जो देखेंगे। तो मानक यही है कि देखिए, जब आप फॉरेनर्स जो ट्राइब्यूनल है वो उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये इस कंट्री का है, तो हम क्या करते हैं कि एक हमारे यहाँ रजिस्टर है, FRO रजिस्टर्स है, उसमें उसको एंट्री करके हम उस देश को बोलते हैं कि भाई, जैसे भारत ने अभी 2860 लोगों की एक सूची 5 साल से पहले दे चुके हैं बांग्लादेश कि आप इसको सत्यापित कीजिए, लेकिन बांग्लादेश मानने के लिए तैयार नहीं है। अब वो ये जटिलता है कि वो उस पर बैठे हुए हैं, वो ना तो मना कर रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं। तो जब तक कि वो देश नहीं कहेगा कि हाँ ये नागरिक मेरे हैं, आप उसे नहीं भेज सकते। जी, जब तक देश हाँ नहीं करेगा तो डिपोर्ट कैसे करेंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है।
कि ठीक है आप होल्डिंग सेंटर बना देंगे, वहां पर लोगों को डाल देंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर ही 91 लाख ऐसे लोग हैं जिनका नाम SIR से कट गया है और ज्यादातर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी लोग हैं। और अगर इनका सत्यापन करवा कर देश के अंदर भेजने की बात होती है और वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? विश्वनाथ जी। धन्यवाद आशा जी। मेरी आवाज आ रही? जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या बांग्लादेशी ने वापस लिए, इसका सवाल हाँ या ना दूंगे। देखिए, रोहिंग्याज और बांग्लादेशी घुसपैठियां दो विशेष केसेस हैं। इंटरनेशनल लॉ जो है वो कहता है कि जो बांग्लादेश का नागरिक है उसे बांग्लादेश वापस लेना ही पड़ेगा, उसमें वो मना नहीं करता। अगर कहीं से आपके पास आइडेंटिफिकेशन है कि कोई व्यक्ति जो बांग्लादेश का नागरिक है वो भारत में ट्रैक हुआ है, तो बांग्लादेश को उसे वापस लेना पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने इस पर बहुत क्लियर आदेश दिया है कि 30 दिन में उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए और जो अवैध मिलते हैं उनको BSF बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंप। अब प्रश्न हो सकता है कि उनका पहचान आइडेंटिफिकेशन में प्रक्रिया में हो सकता है कि वो कहें साहब हमारे पास कोई पेपर नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है, क्योंकि घुसपैठी आते हैं तो अपना दस्तावेज फाड़ देते हैं, बांग्लादेश कहता है हमारे नहीं है, अब सबूत तो अब उनके डॉक्यूमेंटेशन में जाना, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना, ये एक काम। हालांकि एक बड़ी संख्या रही है जो स्वतः वापस उसमें भी तो एक चैलेंज होगा ना विश्वनाथ जी सरकार के सामने, क्योंकि जो लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, और मैं जो अभी 71 की डिटेल पढ़ रही थी कि 70 लाख से 1 करोड़ की आबादी थी और अब तो वो आबादी और बढ़ गई होगी। और फिर ये है कि कई लोगों ने आधार कार्ड बना लिया है, कई लोगों के पास बिजली के कनेक्शन का बिल है, कई लोगों के पास पानी के कनेक्शन का बिल है, कई तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास राशन कार्ड भी है। तो फिर चिन्हित कैसे करेंगे देश के अंदर? अच्छा जी, देखिए, कोई आधार बनवा लेना या कोई आइडेंटिफिकेशन का कागज फर्जी बनवा लेना वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये बात सही है कि जो रोहिंग्याज हैं उनका केस थोड़ा सा अलग है। बांग्लादेश का पहले का स्टैंड रहा है, PM शेख की हसीना यूनून ने कई बार बोल चुकी हैं कि रोहिंग्याज जो है म्यांमार के मूल नागरिक, उन्हें म्यांमार वापस। तो ये रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो घुसपैठी थी इनका केस थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है। लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ बॉर्डर बहुत पोरस है, अब बॉर्डर को हम सील करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जब होल्डिंग सेंटर का, आप देखिए बहुत बड़ा विषय है। होल्डिंग सेंटर ऐसे ही नहीं है कि कोई एक शब्द है कि होल्डिंग सेंटर इसलिए कुछ क्या होगा। अभी उस होल्डिंग सेंटर का जो प्रभाव है वो अभी नहीं समझ में आ रहा। जिस दिन आप उनको पकड़ करके और वहां पर एक जेल में कन्फाइनमेंट शुरू होगा, आप देखिए कितनी तेज भागेंगे। जैसे ही चुनाव में TMC हारी, उसी दिन हम लोगों ने ढेर सारे वीडियोस देखे कि लोग ने अपना वापसी का रास्ता पकड़ लिया। जब कन्फाइनमेंट शुरू होगा जिस समय, उस समय एक बहुत बड़ा, स्वतः मुझे लगता है बहुत मेहनत सरकार को नहीं करनी पड़ेगी, काफी काम स्वतः हो जाएगा। संदीप जी, विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि काफी मेहनत सरकार को नहीं करनी पड़ेगी, काफी हद तक लोगों ने खुद ही काम कर दिया है, क्योंकि जैसे ही सरकार बदली उसके बाद लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। लेकिन बंगाल में क्या अभी तक बदला है? योग्य गैर मुस्लिम लोग नागरिकता ले सकते हैं, ये कहा गया कि CAA अगर होता है, फिर अवैध घुसपैठिए गिरफ्तार होकर BSF को सौंपे जाएंगे। BSF को सीमा फेंसिंग 27 किलोमीटर के लिए जमीन दे दी गई है, जिस पर काम भी शुरू हो गया और ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तमाम मानकों को ख्याल में रखते हुए फेंसिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बड़ी बात, और अक्सर वो करते आए हैं, कि अगर घुसपैठ की कोशिश होती है तो जो बाहरी लोग आकर यहाँ पर रह रहे हैं उन पर ज्यादा शक जाता है कि यहाँ से ब्रीच कौन कराता है सिक्योरिटी। तो ये एक सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं खतरा जरूर बने हुए हैं बाहर से आकर जो लोग हमारे देश के अंदर बसे हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित करना, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं संदीप जी, जिसमें कि डीप कवर एजेंट आ जाते हैं, स्लीपर सेल्स आ जाते हैं, तो इन्हें चिन्हित करना बहुत मुश्किल होता है। उस केस में आप होल्डिंग सेंटर में डालते हैं कि आपको जेल में ना डालकर होल्डिंग सेंटर में भेज दीजिए, फिर उसके बाद जब सत्यापन होता है तो उन लोगों को वापस उनके देश भेज दीजिए, और उसमें से ही शरारती तत्व बाहर भी आ जाते हैं।
लेकिन अब ये इतना बड़ा चैलेंज सरकार ने ले लिया है, कैसे करें? देखिए आशा जी, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा चैलेंज ले लिया। कई बार हमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट से चीजें बहुत पेचीदा लगने लगती है। जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वे इन पे काम करती है, और इसके लिए जैसा अभी एक साथी ने बताया, जो हमारे अधिवक्ता जी साथ में बैठे हैं राकेश जी, इसके लिए बहुत पहले से कानून बना हुआ है। और बहुत सारी सरकारें, अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे किस किस सरकार के और किस किस ईयर में कितने बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया, कितने रोहिंग्या को वापस भेजा गया, तो आपको पूरी एक टेबल मिल जाएगी। और उस टेबल में आपको एक चीज और बड़ी हैरान करने वाली मिलेगी कि जब से बीजेपी की सरकार है, ये 2014 से अब तक, तब इस दरमियान लोगों को कम वापस भेजा गया, और इसके पहले ज्यादा लोगों का आंकड़ा था, ज्यादा बड़ी टेबल थी जो लोगों को वापस भेजा गया। तो या तो आप ये कह सकते हैं कि इस दौरान या इस दरमियान कम लोग इंडिया के अंदर बाहर से घुसे, इसलिए कम भेजा गया, लेकिन ये चीजें लंबे समय से चल रही है। रही बात आइडेंटिफिकेशन की, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं है। मुझे लगता है जो भी आएगा हमारे आपके घरों में आएगा, क्योंकि ये आते यहाँ ऐसा तो नहीं है कि खेती करने लगे इनके पास प्रॉपर्टी हो जाएगी, या वहां के कोई धनाढ्य लोग इधर आएंगे। बहुत गरीब लोग आते हैं, वो मजदूरी करके या कहीं चाय बेचकर या कहीं ठेला लगाकर अपना काम करते हैं, और उन तक रीच करना बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई चाय बेचने का आकर के काम करने लगा तो भी रीच आसान हो जाए, क्योंकि इंडियंस वहां पे जाते हैं, वो देखते हैं, बात करते हैं, तो भी चीजें सामने आ जाती हैं, और पुलिस को भी पता चल जाता है, जांच एजेंसियों को भी पता चल जाता है। और अगर वो आकर हमारे घरों में काम करते हैं तो भी लोगों को पता चल जाता है, वेरिफिकेशन होती है। तो ये चीजें इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन राजनीति में कई बार मुद्दा बड़ा बनाया जाता है, और फिर सवाल एक खड़ा ये हो जाता है कि जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास होम मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, बड़ी बड़ी फौजें हैं, फिर हमारे देश के अंदर लोग आ क्यों जाते हैं? आखिर क्या हमारे गृह मंत्रालय फेल हो जाता है, या रक्षा मंत्रालय फेल हो जाता है, हमारे नेता फेल हो जाते हैं, या हमारे सुरक्षा एजेंसियां फेल हो जाती है? संदीप जी, बॉर्डर क्रॉसिंग की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी बहुत बेहतर से समझते हैं और सब जानते हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से किस तरह की फेंसिंग नहीं लगाने दी गई और उसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की है। लेकिन खैर अब सरकार ने शुरू कर दिया है, तो बॉर्डर क्रॉसिंग पर ही सवाल है कि अगर बॉर्डर पर क्रॉसिंग खत्म हो जाती है या रुक जाती है, तो फिर बाहर से लोग नहीं आ सकते हमारे देश के अंदर जो वैध दस्तावेज के साथ नहीं आ रहे हैं। देखिए आशा जी, आप तो जम्मू कश्मीर से आते हैं, आपको चीजें बहुत अच्छे से पता है। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार रही, महबूबा की सरकार रही, आपने कभी सुना कि केंद्र सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, जनता दल की सरकार रही या बीजेपी की सरकार रही, कभी आपने सुना कि अब्दुल्ला साहब ने फेंसिंग नहीं करने दी, आतंकवादियों के लिए कहीं से रास्ता खोल के रखा? सरकार, केंद्र सरकार के हाथ में है कहाँ फेंसिंग करनी है, कहाँ सेना लगानी है, किसको आने देना है, किसका बॉर्डर पर इनकाउंटर कर देना है। तो ये राजनीति में कई चीजें ऐसी चल जाती हैं कि ममता जी को हम ये कह दें कि ममता जी की इच्छा से काम होगा, देश की सेना ममता जी के हिसाब से चलेगी, देश की सेना रक्षा मंत्रालय के हिसाब से चलेगी, गृह मंत्रालय के हिसाब से चलेगी, डीएमओ के हिसाब से चलेगी। और आप ये देखिए क्या किसी मुख्यमंत्री में इतनी ताकत हो सकती है? क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को जेल जाने से बचा पाए? क्या हेमंत सोरेन अपने आप को जेल जाने से बचा पाए? क्या लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, वो अपने आप को जेल जाने से? कोई मुख्यमंत्री हमारे देश के अंदर इतना मजबूत नहीं है जो सेना का या कानून का या केंद्र सरकार का मुकाबला कर सके। ठीक है विश्वनाथ जी, वो कह रहे हैं कि कोई भी सरकार इतनी सक्षम नहीं होती है कि जो केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय का इस तरह से मुकाबला कर सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर हालात आप भी बहुत बेहतर से समझते हैं कि ममता बनर्जी किस तरह से वहां पर चला रही थी और कैसे बेधड़क होकर वहां पर सीमा पर फेंसिंग करने के लिए जमीन तक मुहैया नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब इन लोगों को डिपोर्ट करने के लिए बड़ी बात कह दी गई है, अब आपको नहीं लगता है कि जो सीए एनआरसी को लेकर एक बड़ी बात कही गई, अब उस प्रक्रिया को शुरू कर देने की जरूरत भी है? दूसरी तरफ से सरकार ने जातीय जनगणना भी शुरू कर दी है, सेंसस तो पहले से ही शुरू हो चुका है जिसमें मकानों की गिनती हो रही है, उत्तर प्रदेश से तो स्टार्ट हो चुका है। देखिए ये जो कुछ पश्चिम बंगाल में था वो सबके सामने था। जब तक जमीन ऑन पेपर वो रेवेन्यू का काम है, वो स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, जबरदस्ती घुस करके कोई केंद्र सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं करती है। वो एक लीगल प्रक्रिया होती है, वो करना पड़ता है, राज्यों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। नहीं कर रही थी, नई सरकार ने तुरंत जमीन दे दी। अब क्या है, अब चूंकि फेंसिंग होनी है, देखिए उसमें बहुत क्लियर चीज है, चूंकि फेंसिंग होनी है तो फेंसिंग से पहले
जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अब उन्हें ये समझ आ रहा है कि उनके लिए यहाँ पर परिस्थितियां मुश्किल होने जा रही हैं। दूसरी चीज, अब चूंकि फेंसिंग जब हो जाएगी तो उनका निकल कर जाना और मुश्किल हो जाएगा। इसमें वो लाचार लोग जो वाकई जिनके पास वहां कुछ भी नहीं होगा, कोई गुंजाइश नहीं होगी, वो जरूर कोशिश कर सकते हैं कि नहीं साहब मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कुछ भी कर। लेकिन जिनके पास कोई भी गुंजाइश होगी, मुझे लगता है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कोशिश करेंगे कि इन कम से कम जो होल्डिंग सेंटर्स हैं, जो जेल्स हैं, जिस तरीके के जिस कैद खाना है, जेल काटें, कोर्ट के चक्कर काटें, ऐसी स्थिति को सोच करके मुझे लगता है वो स्वतः वापस चले जाएंगे। क्यों? उन्हें समझ आ गया है कि जमीन दी जा चुकी है, अब फेंसिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्टेट अच्छा राकेश जी, महज सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ या फिर शरणार्थियों को लेकर बात नहीं है, पूरे देश के अंदर अलग अलग देशों से भी लोग रह रहे हैं शरणार्थी बनकर। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी आबादी घुसपैठियों की भी है। 2020 में एक यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आरटीए जब लगाई गई थी, उनकी तरफ से जवाब दिया गया था। उन्होंने कहा था कि कई ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, पहचान छिपा कर रह रहे हैं, घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ, नहीं लग सकता है कि ये लोग बाहर से हैं, तो कई बार नकली पहचान पत्र भी है, बाकी प्रमाण पत्र भी बनाकर इन लोगों ने रखा हुआ है, ऐसी खबरें भी आई थी। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी ये चैलेंज को स्वीकार किया गया था कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रमाण पत्र नकली, जो मैं पहले ही कह रही थी कि बनाए हुए हैं, और आपके पास पहचान पत्र आप लोगों ने बना लिए हैं, आप लोगों के साथ इतना घुल मिल गए हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि बांग्लादेश से हैं। जी देखिए क्या होता है, मैं विश्वनाथ जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि क्या होता है कि आप एक देश में एक माहौल बनाते हैं। जब तक सब कुछ सही चल रहा है, मान लीजिए प्रवासी रह रहे हैं और उनको बड़ा आसान लग रहा है, जब उनकी जिंदगी कठिन हो जाएगी, जैसे होल्डिंग सेंटर्स बनेंगे, उनको पकड़ पकड़ के रखा जाएगा उसमें, या हम खुद हम नागरिकों का भी एक कर्तव्य है कि हम लोग भी अपने आसपास देखें कि ऐसे लोग हैं। लेकिन जब ये देश में एक माहौल बनेगा, मुझे ये लग रहा है कि एक माहौल बनाया जा रहा है, तो फिर नेचुरली लोग चाहेंगे, जिनको उनके दिमाग लीजिए बांग्लादेश में जिनको लगेगा कि हम यहाँ से अच्छा जीवन मेरा वहां हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। तो एक बड़ा अच्छा है कि माहौल बनाने की जरूरत है, और ये पूरे देश में है, दिल्ली में देखिए वह है। अब इसमें क्या है कि लेकिन जरूरत ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम बड़ा जल्दीबाजी कर लेते हैं, एक कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या किसी भी कारण से, जैसे हुआ कुछ लोगों को भेजा गया, अब वो कलकत्ता हाईकोर्ट चले गए। एक ये सोनाली खातून का केस है, अगर तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई उनको वापस बुलाओ, वो इंडियन है। अब ये आपको बड़ा इन चीजों में थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया। फिर बोला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भाई बुलाओ, उसके 8 साल की बच्ची है और वो है, तो इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से करने की जरूरत है। और अगर देश में, पूरे देश में एक माहौल बनेगा कि नहीं, अब जो इलीगल इमिग्रेंट के लिए जगह इस देश में नहीं है, ये देश जो है वो सेफ हेवन नहीं है उन लोगों के लिए, तो नेचुरली कुछ लोग जाएंगे, या नहीं भी जाएंगे तो एक फ्यूचर के लिए आने की तो कोई नहीं सोचेगा। तो ये एक अच्छी बात है। अब और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अब हमारे लिए देखिए क्या आयरनी है, मानवाधिकार उल्लंघन की भी तो बातें आ जाएंगी, ह्यूमन राइट वॉयलेशन को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी कि भाई ये तो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, जबरदस्ती लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। जबरदस्ती इसलिए मैं बोला, ये जो केस आया सोनाली खातून का, जो वो तो यही था ना कि भाई आपने सही से उसको नहीं किया और भेज, तो इन चीजों का ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है अगर ढंग से हम करें। हमारे पास कानून है कि हमें क्या क्या करना है। अब ये बताइए कि वही आयरनी में बता रहा था कि अब हम अपने देश से उनको इलीगल इमिग्रेंट को नहीं भेज पा रहे, लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, ट्रंप साहब ने क्या किया था, हाथ बांध के हमारे देश के लोग जो वहां रह रहे थे, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया था, उनको भेज दिया था जहाज में तो भर के, याद है आप लोगों को। तो वो तो हमने एक्सेप्ट किया। तो उसी तरह से एक विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। अगर पॉलिटिकल विल है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मानवाधिकार का उल्लंघन तभी माना जाता है, चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को साधने की कोशिश नहीं करेगा? नहीं, विपक्ष के साधने से क्या होगा? अरे रुकिए ना राकेश जी, ठीक है, हो गया। संदीप जी, राकेश जी, ये सवाल संदीप जी से। ये चीजें देखनी पड़ेंगी आशा जी, ये चीजें देखनी पड़ेंगी। एक नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, और मेरे साथी भी जानते होंगे, आप भी जानते हैं। एक नाम हैदर गलत तरीके से इंडिया के अंदर आई है,
आज तक सरकार के एक एक व्यक्ति को पता है, मोदी जी को भी पता है, गृह मंत्री को भी पता है, रक्षा मंत्री को भी पता है, जिस स्टेट में रहती है वहां के मुख्यमंत्री को भी पता है। उसको क्या बाहर भेजने का हमने किया। तो राजनीति बहुत भयानक चीज है, इसमें सिलेक्टिव चीजें की जाती हैं। वो सीमा हैदर को हम अपना लेते हैं, उसके बच्चों को भी अपना लेते हैं, उस पर हम कभी बात नहीं करते हैं। तो ऐसे अच्छा, कैसे चलेगा? इस केस में भी बहुत से ऐसे केसेस होंगे कि शादियां हो चुकी हैं, उनके बच्चे हो चुके हैं, परिवार एक्सपैंड हो चुका है, तो फिर उस केस में कैसे करेंगे? राकेश जी जरा बताइए, फिर कानून क्या कहता है कि कैसे करेंगे? मानवाधिकार की बात यही आती है। ये सोनाली हैदर को इसलिए लाया गया कि वो प्रेग्नेंट थी, वो शादी कर लिया था इंडियन से, और उसके बाद फिर वहां इनको किसी तरह से भेज दिया गया। फिर ये चीजें कानून फिर वहां देखती है कि भाई कि ठीक है, अगर वो बच्चे हैं, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे हो गए तो बच्चे यहाँ के नागरिक हो गए, इलीगल इमिग्रेंट है, बच्चे भी जाएंगे साथ में। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप, और हर एक चीज के लिए कानून बड़ा साफ है, बहुत क्लियरली कानून कहता है। विश्वनाथ जी, लास्ट कमेंट। विश्वनाथ जी, किसको रहना चाहिए, किसको नहीं रहना। ठीक है, विश्वनाथ जी। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है बहुत बड़ी चुनौती है मानवाधिकार का मुद्दा। ये बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि भाई डिटेंशन सेंटर बनाइए, लेकिन उसमें सुविधाएं होनी चाहिए। ये सवाल उठेगा कि भाई डिटेंशन सेंटर में आपने कर लिया, एक चैलेंज और आएगा कि भाई खर्चा बढ़ेगा, खाने का, इससे भी बड़ी बात आएगी कि इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह आप होल्डिंग सेंटर में लोगों को नहीं डाल सकते हैं। ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से ही आएगा, आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी, राकेश कुमार जी आपका भी धन्यवाद, संदीप जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल के अंदर से बांग्लादेशी जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं बाहरी, उन्हें डिपोर्ट करने के लिए बात कहती गई है। होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन पूरे देश के अंदर से घुसपैठियों को बाहर निकालने की जो कवायद सरकार की तरफ से शुरू करने की बात कही गई थी, तो जाहिर तौर पर जितने बाहरी हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, लीगल तौर पर उन्हें बाहर निकालने की जरूरत इस वक्त है, जिस पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।